गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। काफ़ी पहले मैंने आप लोग को वर्ण विचार समझाया था और आज हम शुरू करेंगे कारक। कारक आपको संध्या मैम ने थोड़ा बताया भी है कि नाम क्या होते हैं, लेकिन हिंदी में और संस्कृत में दोनों में कारक में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि राम ने या बालक ने ऐसा किया, ने विभक्ति प्रयोग होती है। लेकिन जब हम संस्कृत में उसको कहेंगे तो हम सीधे बोलेंगे बालकः, एक ही वर्ड में हो जाएगा, अलग से विभक्ति चिन्ह नहीं होते हैं जो कि हिंदी में होते हैं। तो 2 मिनट हम लोग हिंदी के कारक की बात करेंगे कि हिंदी में कारकों की संख्या 8 है और ये हैं कर्ता ने, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, तो अब इन सबके विभक्ति चिन्ह हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की और अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। ठीक है बच्चों, तो ये हुए हिंदी के कारक। लेकिन अभी जो आपकी बुक में दिया हुआ है कारक, उसमें कारक के साथ उसके सूत्र दिए हुए हैं। मेरे कहने का मतलब है, जैसे अगर आपने पढ़ा कर्ता कारक, पहला कारक, तो कर्ता कारक का संस्कृत में सूत्र होता है स्वतंत्रः कर्ता। तो आपको लेकिन ये सूत्र नहीं पढ़ने हैं अभी, आप पढ़ लीजिए एक बार, लेकिन याद या एग्ज़ाम के पर्पस से हम इसको अभी नहीं रख रहे हैं। हम सिर्फ आपको संस्कृत में कारकों का क्या प्रयोग होता है और उसकी क्या विभक्तियाँ होती हैं, क्या उसके विभक्ति चिन्ह होते हैं, ये मैं बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि संध्या मैम के बताने से आपको हिंदी वाले कारक अभी पूरी तरीके से क्लियर है। और कारक संस्कृत में 6 हैं, आपके कोर्स में 6 हैं, तो आज हम 3 कारकों की खाली बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला है कर्ता कारक। इसका सूत्र होता है स्वतंत्रः कर्ता। मतलब जो स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है। काम को करने में, क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है वह कर्ता होता है। आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। जो संस्कृत में डेफिनेशन दी है वो हम आपके एग्ज़ाम के पर्पस से नहीं रख रहे हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो आप क्या डालेंगे हेडिंग? कर्ता कारक। फिर क्या लिखेंगे? उसकी परिभाषा। परिभाषा क्या हो जाएगी? क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक, फिर आप क्या लिखेंगे? विभक्ति। विभक्ति कौन सी होती है कर्ता कारक की? प्रथमा। आप रूप ऐसे ही लिखते हैं ना, प्रथमा से अष्टमी तक, तो विभक्ति क्या हुई? प्रथमा। विभक्ति चिन्ह क्या हुआ? ने। ये आप ने जो है हिंदी में प्रयोग करते हैं, संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन आप लिखेंगे विभक्ति चिन्ह ने, विभक्ति प्रथमा, विभक्ति चिन्ह ने। फिर आता है उदाहरण। उदाहरण क्या लिखेंगे आप? बालकः क्रीडति। बालकः क्रीडति मतलब बालक खेलता है। अब ये देखो, खेलने की क्रिया में कौन स्वतंत्र है? बालक। बालक खेलता है,
इसलिए यहाँ क्या है, बालक क्या है, प्रथमा विभक्ति में, कर्ता कारक में। तो आप बालकः क्रीडति, बालकः पठति, कोई भी उदाहरण लिखिए तो बालकः को अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, फिर आप इसका हिंदी भी लिखिए। कैसे लिखेंगे, बालक खेलता है, या जो भी वाक्य आप लिख रहे हैं संस्कृत वाला उसी की हिंदी लिखेंगे। वहाँ भी जो कर्ता कारक में है उसको आप क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। क्लियर, आपको एक कारक में कितना काम करना है। सबसे पहले परिभाषा लिखनी है, परिभाषा के बाद उदाहरण लिखना है, परिभाषा के बाद विभक्ति, विभक्ति के बाद विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह के बाद उदाहरण। उदाहरण संस्कृत में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमने काफ़ी आसान कर दिया है परिभाषाएं और सूत्र ना रख के। तो उदाहरण संस्कृत का बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपको कभी भी अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो उदाहरण आपको संस्कृत वाला भी लिखना है और हिंदी वाला भी लिखना है, और जिसमें उसका प्रयोग हो रहा हो उस वर्ड को अंडरलाइन करना है। ठीक है बेटा, अब आ जाइए दूसरा कारक होता है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, पहले इसका सूत्र होता है कर्तुरी ईप्सित तमम कर्मम। फिर सूत्र से नहीं मतलब रखा है, पढ़िएगा लेकिन एक बार ज़रूर आप उसको प्रोनाउंस करके देखिए, उससे आपका उच्चारण अच्छा होता है। ठीक है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से भले ही नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए उसको ध्यान से। तो जब ये हो गया सूत्र, फिर परिभाषा। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको हम कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का प्रभाव पड़ता है से क्या मतलब हुआ, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये सेंटेंस है। तो राम, एक तो क्रिया इसमें क्या है, पढ़ता है, आप समझते हैं। क्रिया को कर कौन रहा है, क्रिया को करने वाला, क्रिया में स्वतंत्र कौन है, राम। तो राम क्या हुआ, कर्ता कारक। ठीक, लेकिन जो पढ़ता है, जो क्रिया है, इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे, क्योंकि पुस्तक पढ़ रहा है ना वो। तो ये पुस्तक क्या हो गई, कर्म कारक। क्लियर हुआ, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको हम कर्म कारक कहते हैं, और जो क्रिया को करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक। दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसकी विभक्ति क्या है, द्वितीया, सेकंड वाली। ठीक है, द्वितीया, य में आ की मात्रा ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि विभक्ति वर्ड स्त्रीलिंग होता है ना, इसलिए हम द्वितीय नहीं कहते, प्रथम नहीं कहते, प्रथमा कहते हैं, द्वितीया कहते हैं। ठीक, विभक्ति क्या हुई, द्वितीया। विभक्ति चिन्ह को, और उसके बाद उदाहरण क्या हो जाएगा, रामः पुस्तकं पठति, रामः पुस्तकं पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। आप इसको हिंदी में जब कह रहे हैं तो आप इसमें को छिपा हुआ है, देखो कैसे, राम पुस्तक को पढ़ता है। क्लियर हो रहा है, तो रामः पुस्तकं पठति। तो आप इसमें किसको अंडरलाइन करेंगे, पुस्तकम को। ठीक, आपने उदाहरण में लिखा रामः पुस्तकम पठति। अब पुस्तकम कर्म कारक में है तो पुस्तकम को अंडरलाइन करेंगे, और जब हिंदी लिखेंगे कि राम पुस्तक पढ़ता है, वहाँ पुस्तक को अंडरलाइन करेंगे। ठीक, दोनों में पुस्तक ही हुई, पर संस्कृत में पुस्तकम है और हिंदी में पुस्तक है।
इतना क्लियर हो गया आप लोग को। अब आ जाइए तीसरे कारक में। तीसरा कारक है कि करण कारक। ठीक, करण कारक क्या है? इसके सूत्र होता है साधक तमम करणम। फिर सूत्र छोड़ा, परिभाषा। परिभाषा क्या होगी कि जिस साधन से कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। फिर से बोलो, कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। अब जिस साधन से काम करता है इससे क्या मतलब? जैसे मैं मुंह से बोलती हूँ, सब बोलते हैं, लेकिन मतलब साधन क्या है? मुंह हो गया यहाँ पे। हाथ से लिखती हूँ तो हाथ आपका हो गया साधन। कलम से लिखती हूँ तो क्या हो गया? कलम हो गया साधन। आँख से देखती हूँ तो आँख हो गया साधन। मतलब कर्ता जिसकी सहायता से, जिस साधन की सहायता से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। ये क्लियर हुआ परिभाषा। उसके बाद विभक्ति तृतीया। तृतीया, ता में री की मात्रा, ता में बड़ी की मात्रा, य में आ की मात्रा। क्लियर हुआ? तृतीया विभक्ति हो गई। विभक्ति चिन्ह क्या होगा? से। ठीक, फिर उदाहरण। उदाहरण में क्या कह सकते हैं कि बालकः कन्दुकेन क्रीडति। या पहले उदाहरण में आपने बालक लिखा था, आपकी बालिका कर दीजिए, है ना। तो बालिका कन्दुकेन क्रीडति। या छात्रः, छात्र, छात्र भी हो सकता है। छात्रः कन्दुकेन क्रीडति। क्या अर्थ हुआ? जो भी कर्ता आपने लिखा है, मैंने इधर 2-3 बोल दिए, बालक, बालिका या छात्र, जो भी लिख रहे हैं, छात्र गेंद से खेलता है। संस्कृत वाक्य क्या होगा? छात्रः कन्दुकेन क्रीडति। ठीक, तो छात्रः कन्दुकेन आपका है करण कारक। किसकी मदद से? गेंद की मदद से खेल हो रहा है ना, तो गेंद हो गया साधन। तो कन्दुकेन को आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, फिर जब कन्दुकेन अंडरलाइन हो गया फिर इसका अर्थ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा कि छात्र गेंद से या विद्यार्थी गेंद से खेलता है। अब आपके क्या अंडरलाइन करेंगे आप? गेंद से। ठीक है, आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ? मैंने कहा था कि इसमें विभक्तियाँ नहीं लगती, विभक्ति चिन्ह नहीं लगते हैं संस्कृत में। अब देखिए आपको यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। वहाँ कन्दुकेन का अर्थ क्या हो गया? गेंद से। तो संस्कृत में यह अंतर होता है कि कारक की जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता, वो रूप में ही समाहित होकर के आ जाते हैं। ठीक है, अब जब आप कॉपी में लिखेंगे या आपको असाइनमेंट दिया जाएगा तो उसमें हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि आप सूत्र भी लिख दीजिए। तो आप सूत्र लिखिएगा। आगे जब एग्ज़ाम से पहले हम फिर आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, तब शायद एक बार जब सामने क्लास होगी तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दोबारा भी बता देंगे। लेकिन अभी आप सूत्र अगर कहा जाता है असाइनमेंट में, अभी क्लास वाले काम में नहीं करना है। इज़ इट क्लियर टू यू? क्लास वाले काम में आपको सूत्र नहीं लिखना है, लेकिन वहाँ वाले काम में जो आपको कक्षा में दिया जाएगा, असाइनमेंट में दिया जाएगा, उसमें अगर कहा जाए कि सूत्र भी लिखिए तो सूत्र लिखिएगा।
अगर नहीं दिया जाता है तो जैसे आपको अभी कक्षा में बताया जा रहा है इसी तरीके से करिएगा, ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। आज हमने सिर्फ 3 कारक किए, अपने सेकंड टर्म में हम बाकी के 3 कारक करेंगे, ठीक है। आज जो 3 कारक किए हैं वो है कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, ठीक। कर्ता कारक क्या होता है? जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है। फिर आप उसकी विभक्ति लिखेंगे, विभक्ति चिन्ह लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे। फिर कर्म कारक, उसकी परिभाषा, विभक्ति, विभक्ति चिन्ह, उदाहरण। उदाहरण हिंदी में भी संस्कृत में भी, हर कारक के। फिर करण कारक, परिभाषा, विभक्ति, विभक्ति चिन्ह, उदाहरण, ठीक है। उसके बाद जो बच जाएंगे संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये हम अपने नेक्स्ट टर्न में करेंगे। यहाँ पे मैं पिछले वर्ष के बच्चों से की कॉपी का आपको फ़ोटोकॉपी भी डाल दूँगी, तो हो सकता है उसमें उदाहरण कुछ अलग हों, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका उदाहरण सही होना चाहिए बस। आप चाहिए तो ये लिखिए, या आपको उस कॉपी में जो दिए गए हैं आप उन उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं। जो आसान लगे वो करिए, जो करने में मन लगे वो करिए, लेकिन भाई बेटा करते रहिएगा प्लीज़, काम इकट्ठा मत करिएगा। बहुत बार देखा है सब बच्चे फिर बहुत परेशान हो जाते हैं जब उनको ढेर सारा काम हो जाता है, क्योंकि हो तो आप लोग बच्चे ही, एक साथ तो बहुत सारा नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा सा देते हैं। तो उतना उतना सा करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। और अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, खूब अच्छा करो। थैंक यू।